फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 2 है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़कर यूजर उस कंपनी के बारे में नॉलेज ले सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन हो सकते हैं? जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर हो सकता है। जैसे बैंक को लोन देना है तो उसकी स्टेटमेंट को देखेगा वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। तो वो जो सप्लायर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को स्टेक होल्डर भी बोलते हैं। जैसे मेरा 10% शेयर उस कंपनी में तो स्टेक होल्डर बन जाऊं, मोटा समझ आ गई, स्टेक होल्डर है। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। हेलो, क्या निकालते हैं? इंटरप्रिटेशन समझते हो सारे? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इसका मीनिंग, भाई इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है कि रेशियो बढ़ा या घटा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जीपी इंक्रीज हुआ, जीपी रेशियो निकालते हैं ना, जीपी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और उससे हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं। समझा जी? फ्यूचर की फोरकास्टिंग, प्लानिंग, प्रिडिक्शन एक ही मतलब, अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में कैसे कैसे हमने काम करना है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी बुक से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल छोटा चैप्टर है, 2 पेज है, नॉलेज के लिए 2 या 3 नंबर का आ सकता है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और थर्ड बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपके साथ कल, क्या है, फ्राइडे, कल मैं आपके साथ पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कंपनी हमारी कंप्लीट है, फिर भी कंपनी मैं दोबारा कराऊंगा बेटा, आपको जो थोड़ी सी दिक्कत है बाकी करवा दी थी आपको। ये मेरे को जहां तक उम्मीद है, मैंने बच्चों से पूछा कि स्कूल में नहीं कराया हुआ, बट बेटा अभी रिद्धि को बोल के मैंने भी नेट पे, हम आते आते दोनों खाना खा रहा था मैं, तब इसलिए मैं नेट खोल बेटा चेक कर, तो ये टॉपिक आपके कौन कौन से हमने पेन से टिक किए हैं, फिर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है सीबीएसई में। ठीक है, और आपके भी है बेटा, हो तो वेल एंड गुड, है नहीं हो तो छोड़ देना। पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया मैंने। ठीक है, ये तो पक्का है सबके बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। ठीक है, भाई चलो हो ना हो, नॉलेज तो होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कंपनी की बैलेंस शीट जिसका एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, सुनना बेटा, एक तरीके से बेटा ये इस कंपनी के हम अनुमान लगा रहे हैं कि कंपनी कैसी है। ठीक है, ये देखो बेटा, देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है, ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये देखो क्या बेटा, फाइनेंशियल, मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ये ज्यादा इंग्लिश में बताएगा, मैंने आपको पूरी पूरी मोटा मोटी बता दी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। मैंने कहा डिसीजन लेने काम आती है, इसने एक वर्ड जोड़ दिया आगे, क्या, इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब इकोनॉमिक समझ गया आप, जहां पर इकोनॉमिक आ जाए तो वहां बात किसकी हो रही है, फाइनेंशियली। ठीक है, फाइनेंशियली। तो इसमें क्या करना आपने, आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो इधर सुन लो। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पता होना चाहिए, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और जो हमारे को समझने में हेल्प करती है, अंडरस्टैंड, और जिससे हम क्या ले सकते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन। आप कोई भी लाइन लिखो, इसकी डेफिनेशन के अंदर ये 4 वर्ड आने चाहिए। अगर आपको 2 में से 2 लेना है या 3 में से 3 लेना है तो आप कैसे भी लिख देना, इंग्लिश टुट्टी फुट्टी, लेकिन ये 4 वर्ड उसके अंदर होने चाहिए। ये होता है बेटा, मेरी लो पढ़ाई हुई है, मेरे को पता है कैसे पढ़ाते हैं थ्योरी। ठीक है ना, तो ये मेन 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड आपकी स्टेटमेंट में आने चाहिए। मैं नहीं कहता कि सेम लिखना है, एज इट इज लिखना, रट्टा मारना, बिल्कुल नहीं मारना, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, बट कोशिश करना कि 4 वर्ड उस लाइन में आने चाहिए। सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये हमारी। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। देखो बिल्कुल है, तो कोई भी चीज होती है बेटा वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। आप क्लास में बैठे हो तो सिस्टमेटिक होगी तभी काम कर पाओगे। चीज को बहुत ईजी बना लिया करो अपने आप बात करके, सिस्टमेटिक होगी। ठीक है, इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन है तो उसको क्या करूं, समझूंगा भाई, इंग्लिश में बोल रहा है, अंडरस्टैंड करेंगे, समझ के क्या करूं, हाँ ठीक है ऐसे करना है, हाँ क्या कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, बोलो समझ आ गया। चलिए ठीक है, अब ये देखो कहता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू का एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल वैल्यू जरूर सुनना, पिछले साल
जीपी रेट क्या था, इस साल क्या है। पिछले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा 10,000 करोड़ था, अब की बार कितना है 7,000 करोड़। पिछले साल इंटरेस्ट कितना पे किया, इस साल कितना किया, उससे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो फाइनेंशियल वैल्यू का पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये डेट लाइन याद करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये एनालिसिस जो करते हैं अपने वेरियस फाइनेंशियल वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द, अब ये बिल्कुल सिंपल है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉफिट है, वो अमाउंट है ना, अमाउंट को क्या बोलते हैं अपने वैल्यू, और वो 2 लाख 3 लाख लिखे तो इसलिए क्या बोलेंगे फाइनेंशियल वैल्यू। मतलब मैं एक एक शब्द को समझा सकता हूं अगर आप मेरा साथ दो तो। भाई इसको अमाउंट अमाउंट तो जैसे ही बोलते हैं, टेक्निकली बोलते हैं कि वैल्यू है, सही है बिल्कुल वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू कैसी गणित में है ना, मैथमेटिकली 2 लाख 3 लाख तो मैथमेटिकली होगी, तो पैसे में है साथ में, ये किस में बेटा पैसे में, तो पैसे में जो चीज होती है वो फाइनेंशियल वैल्यू कहलाती है बेटा। समझाई मेरी बात। तो फाइनेंशियल वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू है किसमें, मनी में वैल्यू है। समझाई मेरी बात, किसमें वैल्यू है, मनी में वैल्यू है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस है। हम बहुत सी फाइनेंशियल वैल्यू जो होती है उनकी स्टडी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड, ये जरूर करना आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपसे पूछेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंटेंट बताओ, क्या बताओ कंटेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इंक्लूडिंग नोट्स टू अकाउंट्स। इसने नहीं लिखा, मैं बता देता हूं, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है, वो ठीक है, ये मानना कि बैलेंस शीट के अंदर ही होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे शेयर कैपिटल लिखा नोट नंबर 1, उसका नोट भी तो बनता है, तो उस बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स आपसे बोले कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, यस, बिकॉज नोट्स टू अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मींस नोट्स टू अकाउंट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो बात समझाएगी, अरे बोलो, ठीक है। तो सिंपल बात याद सुन लो ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो उसके अंदर जो अमाउंट फाइनेंशियल वैल्यू होती है उनके हम रिलेशनशिप की क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अभी मैं पूछ लूंगा मैंने क्या बताया है अगर आपका ध्यान नहीं है तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है, बैलेंस शीट इंक्लूड होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड होता है और कैश फ्लो इंक्लूड होता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ इतना याद हो जाएगा, आप घर पे 4 घंटे बुक लेके बैठे रहोगे आपको याद नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ साथ साथ समझ लो, ठीक है। The data given in the financial statement is divided or broken into simple and valuable elements and relationship are established between the interpretation और related। कोई जरूरत नहीं, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ये फालतू उसकी डिटेल बता रखी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ये इसकी डेफिनेशन सही है, अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सेम है बिल्कुल, इसलिए बता रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एनालिसिस ऑफ लार्जली ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर या फाइनेंशियल वैल्यू, बोलो बेटा, उनकी स्टडी करते हैं। इन ए बिजनेस डिस्क्लोज बाय ए सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टडी ट्रेंड ऑफ 3 फैक्टर्स एज शो इन द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। कुछ नहीं है बेटा, सेट ऑफ 3 स्टेटमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना अंग्रेजी मार के बेवकूफ बढ़ा रहा है, वो 3 स्टेटमेंट वो ये बैलेंस शीट और पेंडल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ रहे मेरी बात को, ये जो ऑथर होते हैं ना अगर ये सिंपल लैंग्वेज में लिख दे तो फिर उनको ऑथर कौन बोलेगा, बात वही कह रहे हैं, सीधी सी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम फाइनेंशियल वैल्यू है उनकी स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप बनाते हैं, उनसे हम फ्यूचर के डिसीजन देते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, बात खत्म, बस, मोर देन सफिशिएंट। बात समझ आ गई। इसका अंदर इंक्लूड क्या किया था, बैलेंस शीट आती है, पेंडल आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। खत्म होगी मेरी बात। तो अब आपको इतना नॉलेज होगी बहुत है। आपको पेपर से पहले जाने से पहले सिस्टमेटिक प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक डिसीजन, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक, ओके, 10 और कुछ मत पढ़ना, बस ये 4 वर्ड दिमाग में लेके जाना, अपने आप लिखोगे। उस दिन हमारा दिमाग वैसे इतना तेज तैयार रहता है कि हाँ तू एक वर्ड बोल, मैं पूरा पेरा लिखूंगा उसके ऊपर, इतना तेज हो जाता है हमारा दिखाना, ठीक है।
ये देखो जो मैंने बातें बताई थी ना, ये इस भाई साहब ने लिखी नीचे वाले ने। The analysis and interpretation of financial statement are to be attempt to determine the significance and meaning of financial statement data so that the forecast may be made of the prospectus for future earning, ability to pay interest and debt maturity। वो मेरी वाली बातें इसने डाल दी इसके अंदर। आगे बात समझे? चलिए, अब ये तो हो गया मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेटा अगला हमारा है ये टॉपिक, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, टूल और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारे टॉपिक है नहीं सिलेबस में, कहो तो मैं समझा देता हूँ 10 मिनट लगेगा, सिलेबस में नहीं है हमारे। हाँ बेटा, तुम्हारे है रेशियो कैश फ्लो तो है ही, कहाँ है कंपैरेटिव बैलेंस शीट? ले सुन भाई, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। सुनना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, सुनना भाई ध्यान से, 5 मिनट लगेंगे समझा दूंगा बेटा, नॉलेज बड़ी अच्छी चीज होती है, लेनी चाहिए। कंपैरेटिव का मतलब होता है उसी साल की हमारी जो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, हम पिछले साल की या उससे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करते हैं, दैट इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नाराज में नहीं करूंगा सर, पक्का यही है। हाँ, उस कंपनी की करंट ईयर की स्टेटमेंट को लास्ट ईयर की स्टेटमेंट से कंपेयर करना, जैसे कि मैंने अडानी वाली कंपेयर की, दैट इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक लाइन पढ़ाता हूं, समझ में आ जाएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट। सर आइटम कंपोनेंट ये लायबिलिटी, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? कंपोनेंट ही है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है। ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट एंड कैंडल of 2 or more years of the enterprises itself। खुद की ही एंटरप्राइजेस के 2 या 3 सालों के डाटा को आपस में क्या करना, कंपैरिजन करना। जैसे आप करते हो 8वीं में तो 10% आया, 8th क्लास में मेरे 50% आए थे, फिर 10th में मेरे 60 आए, फिर 12th में मेरे अब 80 आएंगे। बढ़ रहा हूं ना, अपने आप का कंपैरिजन कर रहे हो आप। उल्टा होता है उल्टी होता है वो तो पता नहीं मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कई बच्चों के प्लस भी होते हैं बेटा। 10th में कितने आए थे आपके? 84। अब 12th में तेरे आएंगे 90, ठीक है। आगे कितने आए थे 8th में बेटा? 8th का 10th में? आप तो सच कोविड में पेपर दिए थे आपने, समझा ना? कोविड वाले हैं ये तो, कोविड वालों की तो वैल्यू नहीं है सच। एक इंटरव्यू हुआ था उसमें कहता कोविड वाले फॉर्म नहीं भर सकते। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या? चलो सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्लीज। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट इन विच individual item of financial statement of 2 or more years are placed in side by side and thereafter converted into percentage taking the common base। सुनो बेटा मेरी बात सुना, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, हेलो सारे बच्चे ध्यान देंगे, नॉलेज होनी चाहिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मेजर 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 हेडिंग कितनी होती है? अभी भी अगर तुम्हें दम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। कितनी है? ठंड लग रही है, बोल लो। 4। कितनी है? 4, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, दूसरा पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट, चौथा करंट। उसके अंदर भी छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, फिर बच्चों के भी बच्चे हैं, ठीक है। अरे बोलो, तो अपने को क्या करना है, जैसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल आया फॉर एग्जांपल 10 लाख, कितना आया? 10 लाख। मान लीजिए कैपिटल हमारी है 2 लाख, कितनी है? 2 लाख। अब टोटल लायबिलिटी को आप बना लो बेस, कितना है? 10 लाख। कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आया? 20%। 20 कितना आया? 20%। तो अपने क्या करेंगे, ये कॉमन साइज हो गया कि टोटल लायबिलिटी की हमारी कैपिटल 20% है, उसके सामने 20% लिख देंगे, एक 2-3 कॉलम बना लेंगे। समझ आई मेरी बात? करंट ईयर की टोटल इतनी है, 20% लिख दिया। अब एक ट्रिक और, कैपिटल इस साल थी 2 लाख, अगले साल है 3 लाख, कितनी बढ़ी? 1 लाख। 2 से 3 हुई या 3 से 2 हुई? 2 से 3। तो कई बच्चों को ना 1 लाख को डिवाइड किससे करें ये नहीं पता लगता, बेस 2 लाख है, क्योंकि 2 से 3 हुई है, 3 से 2
तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, बताओ कितने परसेंट इंक्रीज हुई? 50%। ये कर लिया, ये परसेंट इंक्रीज हुई या टोटल एसेट्स की टोटल लायबिलिटी कितना परसेंट है, दैट इज द कॉमन साइज बैलेंस शीट। खत्म हो गया। ठीक है, बोलो बच्चों। हाँ अरुण, आगे समझे? मतलब उसकी परसेंटेज फॉर्म में दिखाना है उसको, कुछ नहीं है, बकवास है सारी की सारी, बहुत ईजी है। रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, एक महीना पढ़ाया था। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? ये तो 4 लाइन दिख रहा है, एनालिसिस करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट करा चुके अपने, ठीक है। टाइप ये क्या है बेटा? टूल है। हाँ इतना पूछ लेना आपसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल बताओ या टेक्निक बताओ, तो 4 लिख देना, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो। यही पूछेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं, उसके अंदर भी चला जाए, वो चला जाए तो आपकी किस्मत है। नेक्स्ट बेटा, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल होता है बेटा रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट को टाटा की बैलेंस शीट से कंपेयर करना, दैट इज द एक्सटर्नल। मतलब सेम साइज की कंपनी, समझ गए? जैसे नोजके का कंपैरिजन करना बेटा बीडीआईएस से, ठीक है। सेम लेवल के स्कूल का कंपैरिजन होता है, ना कि बड़े छोटे का। अब कहते हैं कि सरकारी स्कूल 2 नंबर स्कूल का कंपैरिजन करो बेटा नोजके के साथ, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्लियर होगी मेरी बात? तो सेम साइज से अपने करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल एनालिसिस। मतलब एक्सटर्नल से उसका कंपेयर करेंगे, पेडल का बैलेंस शीट का इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, ठीक है। इंटरनल एनालिसिस बेटा इंटरनली उसकी जो पॉइंट्स है, जो कैश फ्लो वगैरह है पिछले साल की, रेशियो है, उनसे आप कंपैरिजन करोगे तो दैट इज एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करा चुका हूं बेटा आपको। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हालांकि इतना आना नहीं चाहिए, पता नहीं एमबीए के टॉपिक है सारे, ठीक है। हाँ हाँ एमबीए में बेटा हॉरिजॉन्टल चेन होती है, एक वर्टिकल चेन होती है। वर्टिकल का मतलब ऐसे, वर्टिकल ऐसे होता है ना बेटा, वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम साइज, सेम सब कुछ, कंपनी वैसी एज इट इज हो, उसका कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी ले ली अपनों ने, मान लो इन्फोसिस, तो इन्फोसिस का कंपेरिजन होगा विप्रो से। किससे बेटा? विप्रो से। सेम साइज में आएगी वो, समझ गई? बोलो बेटा। अब क्या होता है वर्टिकल के अंदर, क्या होता है कि सेम नहीं होती, उसकी चेन से रिलेटेड होती है। जैसे कि कोई अन अकेडमी है, जैसे मान लो अन अकेडमी, तो बाईजू वगैरह से कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पेन बनाने वाली कंपनी है, उससे कंपेयर, क्योंकि उसकी उसी सप्लाई पेन पून का, ये स्टेशनरी का यूज कहाँ होता है? स्टडी में यूज होता है बेटा। तो उसकी चेन में होता है, या तो वो उसका सप्लायर होता है या उसका वो बायर होता है। उनका आपस में कंपैरिजन करें तो वो क्या होती है बेटा? वर्टिकल होती है। क्या होती है? वर्टिकल। आगे बात समझे? मतलब वो उसके बराबर के लेवल, देखो विप्रो और इन्फोसिस तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगी बराबर में। लेकिन वर्टिकल में सेम कंपनी नहीं होती, या तो उसकी सप्लाई चेन में होती है वो, या उसकी बाय सेल वगैरह बायर चेन में होती है, समझा? कि जैसे अन अकेडमी वाला, हालांकि आपको पता है उसको पेन कोई पेन या कॉपी या रजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, तो उसका उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है ना? मेरी बात समझे? ये दिया हुआ है, ये वैसे है नहीं, आपके नहीं है बेटा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। ये देखो बेटा, वो परसेंटेज निकाल के दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था 15%, 14% ये दे रखे हैं। अब आ जाओ बेटा, ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके सिलेबस में है। ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप फॉर वेरियस पर्पज, वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स फॉर वेरियस पर्पज। Financial analysis serve the following purpose and bring out the significance of such analysis. Assessing earning capacity और profitability। कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटा सुनना क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या है,
सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ही होगी बेटा, बोलो, अरे बोलो, इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या असेसिंग का मतलब सोचते हो, असेसमेंट करना, निर्धारण करना, डिसाइड करना, ठीक है। असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी मतलब उस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे एक्स लिमिटेड की, तो एक्स लिमिटेड की क्या असेस कर रहा, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग भाई कितनी कैपेसिटी इसकी अर्निंग करने की क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है। असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, तो अर्निंग कैपेसिटी समझते हो आप, पैसे कितने और कितना उसका प्रॉफिट लेवल रहेगा, वो डिसाइड करने के लिए, एसेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिलायंस कंपनी ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया ये देखने के लिए मैं क्या करोगे आप बताओ बेटा, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालोगे नेट से, उसमें आएगा पेंडल और बैलेंस शीट और कैश फ्लो मेनली, तो मेनली पेंडल और बैलेंस शीट होता है। तो पेंडल है बेटा, गलत देते बेटा, गलत देख लेंगे, फिर उसका इलाज क्या अपने पास, वो तो कोई इलाज ही नहीं है, वो गलत दे दे तो गलत देख लेंगे, ठीक है। सत्यम कंपनी ने गलत दिए थे ना, बाद में एकदम से होगी थे ना, सत्यम कंपनी का नाम सुना आपने, हाँ राजू, जेल के अंदर है वो बेटा, सारे डाटा गलत देता था वो, पकड़ा गया फिर बाद में वो, तो वो आजीवन कारावास हो गया उसको। ये होता है बेटा, पता है आप जब तक चोर नहीं हो, जब तक पकड़े नहीं जाते, आपकी चोरी पकड़ी गई, पूरी बारात आएगी, बारात में कौन कौन आएंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे, सेल टैक्स वाले आएंगे, करप्शन वाले आएंगे, एसी एंटी करप्शन ब्यूरो आएगा, सारे आ जाएंगे, फिर तो एंटी ड्रग वाले भी आ जाएंगे, कहीं स्मैक्स में गांजा, आप देख लो, देखो कोई आता है तो उसमें सारे पूरी बारात आती है फिर उनकी, मतलब सारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं फिर उस आदमी के। एक आदमी बीमार हो जाता है, फिर उसके बीपी शुगर सब हो जाता है, तो ये रियलिटी है। जब तक आप चोर नहीं हो, अब आप लोग गलत नहीं देते, हालांकि बहुत सी जगह पाबंदियां इसीलिए लगाई हुई है, उसकी सीए से ऑडिट होती है, सेबी गवर्न करती है, कंपनी में रिपोर्ट देनी होती है। अब आप कहते हो ये 100 200 500 1000 2 लाख 3 लाख, ये कोई गड़बड़ी थोड़ी मान जाती है, तो नॉर्मल है, दैट पार्ट ऑफ लाइफ, इनको नहीं मानते गड़बड़ी। उसने तो 10,000 करोड़ की गफलत करके था, अब देखो फेक ही दे रहा था, विजय माल्या फेक दे रहा था, तो क्या हुआ, भाग गया वो, ठीक है ना। चलो जो भी, अपने उस मैटर पे नहीं जाएंगे। तो बहुत सी कंपनी मान लो कोई फेल देता है तो वो आदमी मैडम धीरे धीरे पकड़ जाती है, समझ में आएगा। चलिए बेटा, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है उसका, प्रॉफिट निकालने में हमारे काम आती है। दूसरा बेटा असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आज हम कहते हैं कि रिलायंस कंपनी या टाटा या इंफोसिस कंपनी का बोलते हैं कि यार उनकी जबरदस्त है। जब रिलायंस का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है धीरू भाई अंबानी का। किसका नाम आता है बेटा, स्टैब्लिश तो उसी ने किया है, ये तो चलो ठीक है। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी कितनी है, मतलब उसका जो कंट्रोल है, उसकी मैनेजमेंट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। बेटा जिस कंपनी के अंदर जितना जबरदस्त मैनेजर पावर रहेगा वो उतनी ज्यादा सक्सेस होगी बेटा, ठीक है ना। हाँ, मैनेजरियल एफिशिएंसी, क्षमता। अब आज मेरी एफिशिएंसी है तभी तो मैं 4 बैच पढ़ा रहा हूं, अगर एफिशिएंसी नहीं है तो मैं एक ही पढ़ाऊंगा, बस मैं थक गया मैं तो, ठीक है। वहां कहने का मतलब यह है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना एफिशिएंटली वर्क करती है। अब कोई ऑर्डर आता है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपने पढ़ा भी होगा मैनेजमेंट में, स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, है ना बेटा, पढ़ा ना, थ्रेट है ना, पढ़ा आपने। तो उसमें अपॉर्चुनिटी आती है तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी जल्दी उसको ग्रिप करती है। कोई ऑफर आया वो कंपनी लेगी, कहता वो टेंडर आया था, कहता भाई वो तो उस कंपनी का लॉट हो गया, कहता मेरे को चाहिए, कहता वो तो दे दिया, टेंडर हो गया, वो तो मिल गया, उस कंपनी को मिल गया वो तो ऑर्डर। और दूसरी मैनेजमेंट सोच रही थी ले ना ले, लॉस ना लग जाए, ये ना लग जाए, 4 दिन तक सोचती ही रही। जिसने लिया वो फटाफट, उन्होंने फाइनली से, बड़ा जबरदस्त था उनका कंसेप्ट, उसने आईटी डिपार्टमेंट को भेजा, आईटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने चेक किया, वहां से ऑर्डर लिया, वहां से 4 बातें की, फटाफट डन, डन कर दिया। दूसरे तब तक आए, तब तक उन्होंने डन ही कर दिया, एग्रीमेंट होगी, डील फाइनल होगी, एग्रीमेंट बन के तैयार आ गया, साइन हो गए, एमओयू बन गया, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चल नक्की काम, समझ लो।
तो वही बात है, वो डिपेंड करता है कितना एफिशिएंटली होके वर्क करता है। आप छोड़ो यार मनिंदर, अपने खेत होते हैं, किसी की जमीन देखना, किसी की फसल कितनी जबरदस्त खड़ी है, वो सारा दिन बेचारा लगा रहता है उसके अंदर खुद ही निकालने, और दूसरा आलसी आगे बैठे ताश पत्ते खेल के चल। समझ रहे मेरी बात को? अब देखते हैं यार, दोनों बराबर खेत है, पानी बराबर है, इसकी फसल बहुत शानदार मेहनत की हुई है बेटा, उसकी एफिशिएंटली है, वो उसका मैनेजर, जो उसका मैनेजर है ना, मालिक है, बड़ा एफिशिएंसी करता है। ठीक है ना? चलो बेटा, कोई भी काम करेंगे तो वो मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना मैनेजमेंट के क्या होता है? कोई एग्जांपल ले लो आप, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो यार, घर का एग्जांपल ले लो, कईयों घर में इतना जबरदस्त डेकोरेटिव होगा, सजा हुआ, छोटा हो चाहे, एकदम सिस्टमेटिक हर चीज मिलेगी। कईयों के कपड़े ऐसे पड़े होते हैं, शूज यहाँ पड़े, अपना अपना मैनेजमेंट है सबका। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं आपका एग्जांपल इसलिए इतने दे रहा हूँ कि आप भूलो ना, हर चीज में मैनेजमेंट चाहिए, इसलिए तो आपको मैनेजमेंट पढ़ाते हो, और आपको मैनेजमेंट अपने आप को करना चाहिए। आपने अभी तक अपने आप को मैनेजमेंट नहीं किया, अपने आप को मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अपने आप को मैनेजमेंट करो बेटा, फिर कब आप पढ़ो बिजनेस मैनेजमेंट, हम बिजनेस का मैनेजमेंट करेंगे, पहले खुद बात कर लो। ठीक है, तो थोड़ा सीखो बेटा। असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी, और दूसरा क्या बेटा? असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, ये बहुत जरूरी है एंटरप्राइजेज। कहता आपको कोई लोन लिया है, कोई पैसा लिया है, कोई उधार लिया है, तो आप इसकी मैनेजमेंट करके रखना, कहीं इंसॉल्वेंट मत कर देना कंपनी को। कल को जी आपने कमिटमेंट किया 6 महीने बाद, 6 महीने के लिए लोन लिया आपने 10 करोड़ का, और 6 महीने बाद उसकी पेमेंट करनी है, आपके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन आपने क्या किया, जैसे ड्यू डेट आई रीपेमेंट की, वो पैसा आपने फॉरेन ऑर्डर पे लगा दिया, और उधर से बैंक कहता है लाओ भाई 10 करोड़, वो कहता है जी ऑर्डर पे लगा दिया, 2 साल बाद आएगा। बैंक नहीं छोड़ेगा, बैंक आपकी नीलामी कराने लग जाएगा, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी बदनामी हो जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी, और आपकी कंपनी नीलामी हो जाएगी, क्योंकि आपने सोलेंसी मैनेज नहीं की। कहता ये 2 करोड़ 10 करोड़ मांग रहा है, मेरा 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कहता होगा, आज हमारी ड्यू डेट है, हमें पेमेंट नहीं हो पा रही, तो हम तो इंश्योरेंस करेंगे। समझ जा रहे हो क्या? सोल्वेंसी मतलब सोल्वेंसी मतलब जिसकी कैपेबिलिटी है देने की, इंसॉल्वेंट वो दिवालिया, समझ रहे हो? जो पैसे नहीं दे पाए, इनकैपेबल हो जाए। एक दोनों के अपोजिट है सोल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो उसको बिल्कुल, इनको सोल्वेंसी अपनी एंटरप्राइजेज मतलब बिजनेस की सोल्वेंसी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को क्या करना पड़ेगा बेटा? एसेस करके रखना पड़ेगा। इंटर फर्म कंपैरिजन, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं पता है आपको? गुरमीत आपने तो धीरे से देख लिया, क्या पढ़ा रहा हूं? क्या पढ़ा रहा हूं बताओ, टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं? सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इंपॉर्टेंस ऑफ। ठीक है, नंबर 1 क्या था? है रोटी ज्यादा खा ली जैस्मिन? पहला क्या था? मिंदर क्या था पहला? वेरी गुड, सेम मत बोलो चाहे, मेरे को तो मोटा मोटा बता दो सर, वो अर्निंग वाला। हाँ वेरी गुड। दूसरा मैनेज, तीसरा सोल्वेंसी को मैनेज करे। सोल्वेंसी क्या करके रखे? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो ये सोल्वेंसी मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोल्वेंसी। ठीक है। फोर्थ, इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन बिकम इजी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इट हेल्प एन एंटरप्राइज इन असेसिंग इट्स ओन परफॉर्मेंस एज वेल एज द अदर्स। मतलब आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेम लेवल की कंपनी से क्या करो? कंपैरिजन करो, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि मैं कहाँ हूँ, ये क्या हूँ। ये इवेल्युएट बहुत अच्छा आपकी फैमिली वाले करते हैं। उनकी लड़की के देख 90% आए हैं, कोई ट्यूशन नहीं रखी हुई इसने, तेरी 3 ट्यूशन रखी थी फिर भी 70 आए हैं। तो बोल देना मम्मी इंटर फर्म कंपैरिजन हो रहा है आपका। क्या हो रहा है? इंटर फर्म कंपैरिजन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोरकास्टिंग मतलब सबको पता है, एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन। ठीक है, अनुमान लगाना, ये हिंदी होगी। आप अनुमान लगाओगे कि फ्यूचर में मेरे को कितना पैसा आने वाला है, कितना जाने वाला है,
कितनी सेल होगी, कितनी परचेज होगी गुड्स की, और उन सब का आप क्या बनाओगे बेटा, बजट बनाओगे। बजट पर तो बहुत कॉमन है आपके लिए। अब आपको बीकॉम में एक सब्जेक्ट लगेगा बजटिंग, क्या लगेगा, बजटिंग, बहुत शानदार सब्जेक्ट है। आप घर पे मैरिज होती है तो अपना क्या होता है, बजट होता है, और नहीं होता तो बीच वाला पहले पूछा भैया क्या बजट है, बताना है उनको, पूछ लेता है कि नहीं पूछ लेता, क्यों झूठ बोलते हो मुंह पे सरासर बिल्कुल। और नहीं तो वो देखो ना भी पूछे तो जब बात होती है तो अपने आप ही वो बोल देता है भाई साहब अपने बढ़िया घर है, कोई 30-35 लाख रुपए लगा देंगे, 50 लाख लगा देंगे। कोई कहता तो भैया ऐसे है, कुछ नहीं है, लड़की है और कुछ नहीं है भैया, होता है कि नहीं होता है वो, 5 आदमी आके चुनी उड़ा के ले जाना होता, खाना खाना भी अपने घर से ले आना साथ में, चलो 5 आदमी आओगे तो चलो 5 को तो खिला देंगे। हाँ ऐसा होता है, गरीब बोलने वाले चंदा मिला करके शादी करते, ये भी होता है। लड़कियों की छोड़ के जल्दी आए तो उनका पैसा लगा के लेके जाते हैं, क्या होता है? ये सब स्टेटमेंट नेता लोग देते ना, ये बात तेरी सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर, हो रहा है। जिस दिन लड़कियों को रिस्पेक्ट करने लग जाएगा तो वैसे सब कुछ सही हो जाएगा। चलो एनीवे छोड़ो टॉपिक, मेरी सोच बहुत अलग है इन चीज़ों के बारे में, मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं पे। ये बात तेरी सही है, मैं आपसे वो नहीं कर रहा, कंट्रोवर्सी नहीं है इस बात पे, बट लोगों की सोच ऐसी नहीं है। ये कहाँ लेके जा रहा है बात को, तू कह रहा है जिनकी शादी नहीं होती वो ले जाते हैं, ठीक है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं लेके जाते, ले जाते हैं भाई। अब घर में रोटी पकाने के लिए नहीं है तो लेके जाओ पैसा लगा के, हाँ ले जाते, मैं कब मना कर रहा हूँ। बड़े घर में छोटे घर में ले जाते हैं, मैं इस बात के लिए मना कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल नहीं कर रहा। वो तो जब होता है जब जिनके कोई ठीक है, कोई कई लोग बहुत अच्छे होते हैं और कईयों की मजबूरी होती है, दोनों मैटर है कि नहीं होते, ठीक है, जनरली बात कर रहा हूं मैं, कॉमन पार्लेंस में, ठीक है। चलिए बजट, बजट बनाते बेटा अपने, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे फादर साहब की सैलरी 40,000 रुपए है, अरे प्लीज, तो उस हिसाब से अपने बजट बना के रखते हैं घर का कैसे खर्चा करना है। अब मान लो सैलरी 40,000, आप खर्चा 70,000 के करते हो तो मूवी देखना आमदनी 98, खर्चा रुपया, और जोनी लिवर बेचारा पीटता रहता है, अयो अरे अरे। चलो एनीवे आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल हर चीज की क्या दे, एक्सप्लेनेशन दे। उसमें लिख दिया कैपिटल 2 लाख, अरे कैपिटल बता तो सर, इक्विटी कितनी है और प्रेफरेंस कितनी है, ठीक है। और ऐसी भी होनी चाहिए जिसको इजीली क्या किया जा सकते, अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, जिसको समझा जा सके। तो ऐसे हमारे को कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी की बिजनेस और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। क्या कह रहे बेटा तुम, हाँ ये तो सिनोनियम्स है, प्राइवेसी है भाई, प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना बेटा, एस्टिमेशन लगाना, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था ये, अब सुनो इसको मैं याद करा दूं, अभी आपको सुनो कैसे कैसे करेंगे इसको याद। देखो ये बातें हो रही हैं सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है बेटा बिजनेस की। किसकी बनती है, बताओ बेटा किसकी बनती है, बिजनेस की। तो बिजनेस के अंदर आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगेगा, जिसकी अर्निंग अच्छी होगी, जिसकी अर्निंग अच्छी होगी, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, बोलो बेटा, अर्निंग अच्छी होगी और मैनेजमेंट अच्छा होगा। मैनेजमेंट अच्छा कब होगा, जब एफिशिएंसी होगी, आपको बताइए, अर्निंग हो गया, मैनेजर एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा, वो इकोनॉमिकली भी साउंड होना चाहिए। इकोनॉमिकली साउंड का मतलब क्या, सोल्वेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, सोल्वेंसी। बेटा मेरे को पढ़ाने दे, तू यहाँ आ जा, उसको बोला था तू यहाँ आ जा, बैठ जा ठीक है। तो इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए बेटा, आई बात समझे, सोल्वेंसी, ठीक है। थर्ड बेटा इंटरफर्म कंपैरिजन, अभी इसको बंद करके पूछूंगा तेरे सारे बेटा, आराम से समझाना मेरे को फिर। इंटरफर्म कंपैरिजन आपको कह रहा हूं बेटा, ठीक है। इंटरफर्म कंपैरिजन और फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स, और अगला क्या था, अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेबल, ठीक है। कितने पॉइंट है टोटल, 6।
दीदी सुना बेटा सर कंपैरिजन क्या होगा? बोलो दी हाँ वेरी गुड वेरी गुड पट्टे मार तगड़े ये तेरी बहुत खराब है बोल मेरी सिस्टर थी ठीक है ही सॉरी मतलब डिट्टो पेश करवा देती हूँ डिट्टो कहाँ कोमा बिंदु इतना जबरदस्त घोटा था उसका हाय हाय। सुबह 4 बजे उठ के ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट ऐसे पढ़ती थी वो एमएससी बॉटनी है वो ठीक है एमएससी बॉटनी में क्यों एमएससी साइंस की स्टूडेंट थी कॉमर्स तो मैं ही हूँ हमारे खानदान में एक पहला ठीक है तो इतना जबरदस्त घोटा मैं कहता हूँ इतना जबरदस्त रटती थी वो बहुत जबरदस्त वहां गया कई बच्चों की होती है बहुत ज्यादा मगब कर लेते चीज को जबरदस्त मेरे से नहीं होता कभी तभी तो मैंने ये सब्जेक्ट दूर दूर आर्ट्स ये वैसे थोड़ी थोड़ी है उसके अंदर हाँ बेटा आप क्या करें कुछ क्या कंपेरिजन समझा तो दिया इतना शानदार समझाया पूरी क्लास बता देगी तो है ही जी इंटर फर्म कंपेरिजन एक फर्म की बैलेंस शीट की दूसरी फर्म की बैलेंस शीट से कंपेयर करना है बेटा ये तो आ ही गया अभी बताया था बेटा मार्क्स का एग्जाम्पल दिया था ना आपको ताकि पता लग जाए कि कौन सा ज्यादा बेटर है अब इंटरव्यू वगैरह में भी होते हैं नंबर रखते ही हैं वैसे देखा जाए तो कैंडिडेट के वो देखते परसेंटेज क्या है बेटा देखते ही उसमें तो क्या है चलिए ये देख लो भाई बेटा गदा चैप्टर नहीं है तू बैठा ही ऐसा है अब क्या बोलूं मैं तेरे को सुनना ध्यान से बेटा हेलो 3 नंबर पार्टी इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अरे और ये ऐसा आएगा 3 नंबर का कि आप 10 सेकंड में आंसर लिख दोगे अगर आप समझोगे तो पार्टी इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंटरेस्टेड का मतलब कौन कौन सी पार्टी यूजर है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नंबर 1 देख लो मैनेजमेंट यार मैनेजमेंट तो मेन है ही यूजर अभी बताया था मैनेजमेंट तो देखेगा ही तो देख लो इंप्लॉई एंड ट्रेड यूनियन इंप्लॉई देखेगा ये कंपनी अच्छी है मेरा फ्यूचर सेफ है यहाँ पे मेरी ग्रोथ होगी तो मैं इस कंपनी में रुकूं नहीं तो अपनी कंपनी क्या कर लूँ स्विच कर लूँ अरे बोलो तो कंपनी देखेगा अरे यार इस कंपनी बढ़िया है ये तो इसका 3,000 करोड़ का मुनाफा है इसका नया प्रोजेक्ट लगा है बड़ोदरा में ये है वो है तो कंपनी स्विच करता है या नहीं करता वो करता है बिल्कुल तो मैनेजमेंट बिल्कुल इंप्लॉय भी देखता है शेयर होल्डर भी देखता है डिविडेंड कितना मिल रहा है कंपनी के शेयर बेच के दूसरी कंपनी खरीद मैं सब बताया था आपको यूजर सही है सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर अब मैंने इन्वेस्टर बताया था इसने बड़ा और जोड़ दिया पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो और इन्वेस्टर आने वाले हैं जो फ्यूचर में ये सप्लायर हेलो सप्लायर और क्रेडिटर बैंकर एंड लेंडर बैंक कहेगा लोन दूं या ना दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ठीक है रिसर्चर्स रिसर्च में जो रिसर्च कर रहे हैं तो इन कंपनियों के डेटा तो देखती हैं बेटा रिसर्च करते जो समझो कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो इन्फोसिस कंपनी की बैलेंस शीट देखेगा वो तो पक्का देखेगा ठीक है टैक्स टैक्स अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट भाई उसका टैक्स पूरा पे हुआ या नहीं हुआ ठीक है और कस्टमर कस्टमर देखेंगे अच्छा अरे ये क्या अरे नहीं नहीं ये नहीं लेना सेलो कंपनी का दिखाओ भैया सेलो कंपनी का लेना है समझ में आ रहे हो तो कस्टमर तो बिल्कुल कंपनी देखता है पहले अच्छा ये प्यूमा के लेने नहीं ये नहीं लेना यार मोंटी कार्लो का लेना है समझ रहे हो कंपनी का बजट क्यों नहीं करता कस्टमर बिल्कुल करता है समझ रहे हो अब बेटा मेरी बात है ये यूजर है इसमें से 4-5 नाम याद कर लेना पूछ ले तो आप लिख देना फ्री के नंबर हो जाएंगे ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या है बेटा यूजर्स है ये तो मैंने स्टार्टिंग करने से पहले बता दिया था आपको ठीक है इस चैप्टर लास्ट चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं क्यों करा रहा हूं कि आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये नहीं कराया और मैं ये कह सकता हूं जो मैंने कराया वो किसी ने कराया होगा क्योंकि ये तो आप भी इस अगर ये चैप्टर छोड़ देते ना आप सारे राजी थे और मैं भी राजी था क्योंकि बच्चा ऐसा पढ़ के राजी नहीं होता सीरियस बता रहा हूँ आपको अगर मतलब स्कूल में तो छोड़ो ये करवाते ही नहीं है और ट्यूशन पे भी कहते बेटा ठीक ठीक ओके 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 रीड कर लेना कोई डाउट तो पूछ लेना और डाउट होता नहीं हमें पता ही क्योंकि हम रीड नहीं करते माथे में थोड़ी गई थी मैं तो कर गया बात अच्छा मैंने क्वेश्चन करा दिया 31 सारे और थ्योरी करवा रहे इस चैप्टर में बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन नहीं सकता आपका लाके दिखाने दिखाऊंगा कौन से चैप्टर के लेके आना आप भी देख लेते हैं चलो इन बच्चों को भेजता हूँ उनको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मनिंदर बहुत यूजफुल है बेटा, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन हर चीज की कमी होती है ना बेटा, हर की कमी, आप में भी कमी है, हाँ ठीक है ना। तो हर में एक नेगेटिव होता है, वैसे ही अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नेगेटिव्स हैं, मतलब इसकी कमियां मान लो, दोष मान लो, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हिस्टोरिकल एनालिसिस, होता क्या है बेटा कि हम पुराने डेटा को एनालिसिस करते हैं। आज आप एग्जाम्पल, आप देखो सर ठीक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, जो भी आपकी सोच है, आप मेरे को एनालिसिस करते हो कि सर के 10th मार्क्स पूछेंगे आज जाके, कितने हैं सर? आपने पूछा, मैंने कहा 51.33, जानदार सर। ठीक है, जैसे शाम को नंबर है अरे 51.33, ठीक है, 59.77, क्योंकि मैं सारा दिन क्रिकेट खेलता था और कुछ नहीं, सारा दिन इतने इतने इतना कुछ मत, डांट खाई मैंने, सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा डांट पड़ती, ठीक है। चलिए अब पूछो बीकॉम में अकाउंट्स में टैक्स के अंदर 100 में से 98, ठीक है। चलो जी, जब जागो तभी सवेरा। तो आप बेटा, अब ये टॉपिक पे लेट हो रहे हैं, हिस्टोरिकल वाले की बात कर रहा था। हिस्टोरिकल एनालिसिस के अंदर देखो क्या होता है, ठीक है, ठीक है, मैं हाँ मैं क्लास लेके करूँ, क्लास आ रही है, सही है, सही 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 सही, मैं 6:30 को करता हूँ, तो पहुंच सकते हैं। दो दो एक क्लास इसके बाद होगा, मेरी याद है, छुट्टी है, ठीक ठीक, थैंक यू। आपने सुनो हिस्टोरिकल एनालिसिस, तो आपने हिस्टोरिकल समझ लिया का पुराना, उस 51% के डाटा से आज का बिजनेस कंपैरिजन कर रहे हो, जो भी गलत, हाँ उस दिन कंपेयर करते हैं ना आप मेरे को, तो मैं बिल्कुल सही था, आपकी बात सही थी बिल्कुल, कि उस दिन के 51% के हिसाब से मैं नालायक था वैसे, आज नहीं। आपने कौन सा की 2002 10th, हाँ जैसे सर हेलो जैसे सर बोल रही मोदी बच्चे अरे फौजी को दिवाली में अच्छी बात ना है, अरे फौजी बात तो समझ के, लेकिन भाव जल्दी से देंगे तभी तो बताएंगे, ऐसे फ्री में तो बेच रहे हैं, वही पैसे रेट भी तो सही दे अल्लाह लगा सको सर एक मिनट 36 सही है, तो तुमने पूछ लिया यार, मैं आपको समझ रहा था 45 से नहीं नहीं 36 एज, बर्थडे का बता 28 मई पार्टी ने दिया, लिखा इसके बाद एनिवर्सरी के लिए दिया 10 दिसंबर, छुट्टी कर दी हमने, पार्टी को नहीं पार्टी। तो तूने मेरे को 45 साल का कर रखा है, कमाल हो गया। सर आपको ठीक है मैं करता हूँ ना, मैं नहीं करता 35 साल बात करेंगे ना ना। चलो बेटा सुनो बेटा प्लीज, तो हिस्टोरिकल सुनना ध्यान से प्लीज, अरे तभी तो बकवास भी तो कर रहा है बीच में, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है सारी। हिस्टोरिकल एनालिसिस सुनो बेटा, हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब ये कमी है सबसे पहला, कि अगर उसका डाटा देखो, कंपनी का बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2021 को, अब दोबारा बनेगी 22 को, लेकिन आज की पुरानी, आज हो सकता है 6-7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की हो, तो वो ग्रोथ तो उस बैलेंस शीट में आई नहीं, पिछली वाली में हिस्टोरिकल है, वो कहते पुरानी है ना बेटा, तो उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा डिसीजन क्या आ जाए बेटा, गलत आ जाए।
समझा? क्योंकि इसमें डेटा जो यूज किया जाता है वो आप 31 मार्च आएगा, फिर वो जाएगा। हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है 2-4-6 महीने बाद आती है, तो हिस्टोरिकल डाटा होता है, उससे थोड़ा सा लिमिटेशन है बेटा, क्योंकि डाटा पुराना हो जाता है वो। अगला देखो बेटा, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। प्लीज सुन लो, अगला टॉपिक समझ लो बेटा प्लीज। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। ये क्या होता है? आपके पास गुड्स पड़े हैं स्टॉक में 10,000 के, मार्केट में रेट बढ़ गया, स्टॉक स्टॉक की वैल्यू होगी 25,000, लेकिन बैलेंस शीट में तो स्टॉक आपने 10,000 लिखा है। ठीक है। दूसरा, आप मशीन खरीद के लाए थे 5 लाख की, और आज रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं, लोहा महंगा हो गया, ये हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगी, आज वो मशीन है 10 लाख की, बट बैलेंस शीट में आपने कितनी दिखाई है? 5 लाख। तो इसलिए आप जो चेंजेस होते हैं ना, आपने इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस वो नहीं दिखा पाते। ये इसकी एक सबसे बड़ी क्या है? कमी है। थर्ड, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। अब किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाई, उसमें कैपिटल है, लायबिलिटी सब कुछ है, और बहुत अच्छी बैलेंस शीट। दूसरी बैलेंस शीट है दूसरी कंपनी की, वो भी बहुत अच्छी, सेम है दोनों, लेकिन एक का जो इंचार्ज है ना, मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छी है, एम्प्लॉय को कोऑपरेट करता है, सोशल वर्क भी करता है, पोलाइटली आंसर करता है। दूसरा है कि बिना हेल्पिंग वर्क की बात नहीं करता, बहुत गलत बोलता है, उसकी मैनेजमेंट बहुत गंदी है, एम्प्लॉयज के पैसे काट लेती है, ये है वो है एक्सपायर्ड। बट वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा बता पाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या बता पाई? हमेशा कहते हैं ना, फेस पे ठीक है, सुंदर है, लेकिन नेचर क्या आपका सुंदर है ना? एनीवे, तो वही बात है बेटा, फेस कभी नेचर नहीं बताता, वही बात है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। तो इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या किया जाता है? कंपनी के क्वालिटेटिव इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इग्नोर ही होता है। सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ। अब ये देखो बेमतलब का पॉइंट बना दिया इसने, कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिमिटेशंस होती हैं, ये भी एक इसकी लिमिटेशन की लिमिटेशन। समझ रहे क्या मेरी बात को? ये पॉइंट अच्छा नहीं है, चलो ठीक है। सफर फ्रॉम द, कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना हमारी, वो लिमिटेशन से प्रभावित रहती है, सफर करती है। हाँ करती है, मैं भी कह रहा हूँ, ये तो समझा रहा हूँ, ये पॉइंट और भी बीच में। ठीक, अरे बोलो। उसके बाद देखो बेटा, सुनो, नोट फ्री फ्रॉम बायस। बायस क्या होता है आपको बताइए? पार्शियलिटी। कहता है कि इसमें पार्शियलिटीज भी होती है। कैसे? जैसे एक्चुअल में आपका सीन होगा, डेटर के ऊपर प्रोविजन चांसेस थे कि 10% डेटर डूबेंगे, लेकिन आपने क्या किया कि सोचा अगर मैं 10% डेटर प्रोविजन बना दूंगा तो लोगों को ये लगेगा इस कंपनी के बेटर ज्यादा होने वाले, हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो आपने 1% प्रोविजन बना दिया, तो आपने पार्शियलिटी कर दी, नहीं कर दी। डेफिनेशन आपको मशीन 20% घस गई, आपने तो छोड़ो यार 10% लगाओ। तो कुछ डिसीजन होता है एस्टिमेशन बेस्ड होते हैं, वो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उनको थोड़ा तोड़ मोड़ के प्रेजेंट करते हैं, तो बायरल हो जाती है, उसके अंदर पार्शियलिटी हो जाती है। तो गलत बनाने से इंश्योरेंस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्या बात, ये तो बाई जी है। ठीक है। वेरिएशन फ्रॉम अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अब अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी वेरिएशन आ जाता है। कैसे बेटा? जैसे अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है कि दो सिस्टम थे अकाउंटिंग के, एक कैश सिस्टम और एक अक्रूवल सिस्टम। 11th में पढ़ा होता, पढ़ा आपने? आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, दो एस्पेक्ट होते हैं। कैश एस्पेक्ट ये होता है कि जब कैश बिजनेस में आएगा तब एंट्री होगी। अक्रूवल सिस्टम में होता है कि जैसी ट्रांजैक्शन होगी, पैसा आए चाहे ना आए, उसकी एंट्री कर लो। और कैश सिस्टम में तो होता है जो कैश आएगा तभी एंट्री होगी, एंट्री ये पढ़ा हुआ है आपने 11th में, आपको याद नहीं होगा। एक बात। दूसरा होता है कोई कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसेप्ट होता था। 10,000 तक का खर्चा मैं रेवेन्यू मानूंगा, वो कहता ना मैं 5,000 तक का मानूंगा। मतलब अकाउंटिंग क्या हो जाती है, थोड़ी डिफर हो जाती है, अलग हो जाती है। इस वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाता है? चेंज आती है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मतलब इस साल तो आप ये प्रिंसिपल मान के कर रहे हो, अगले साल आपका तो नहीं, मैं तो ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपनाऊंगा। ठीक है। और विंडो ड्रेसिंग ये इंपॉर्टेंट आपने छेड़ा है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स के हिसाब किताब के साथ आप छेड़ा छाड़ी करते हो। क्या छेड़ा छाड़ी? जैसे बेटा विंडो ड्रेसिंग में होता है कि कैश को बढ़ा के दिखा दिया, बैंक से लोन लेना था, बैंक बैलेंस बढ़ा के दिखा दिया, बैलेंस शीट थी 5 लाख की, आपने बढ़ा के 12 लाख दिखा दी ताकि लोन पास हो जाए आपका। ठीक है ना? अरे बोलो।
तो इस तरीके विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स में जो होते हैं ना ट्रांजेक्शन, उसको आप क्या करते हो, छेड़ते हो जान के अपने बेनिफिट्स के लिए। ये इसकी कमी है, तो ये कमी जरूर याद कर लेना, ये इसकी लिमिटेशन है। पॉइंट्स लिखने हैं और एक्सप्लेन भी करना बस जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसे लिखना, जो पॉइंट लिखे उसको एक लाइन में लिखना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, सारे पॉइंट लिख दिए तो बोल देगा। ठीक है, अभी आप प्लीज पढ़ लेना जो पढ़ाया मैंने। अभी होगी बुक्स कंप्लीट। थैंक यू सो मच। और आपको कल सेम टाइम आना बेटा, आपका टाइम है 5 बजे। यस सेकंड चैप्टर चल रहा है वो भी नहीं होता है। अरे वो ये पहले चैप्टर से रिलेटेड है, उसका नाम